नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित तिवारी आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एकेडमी बाय रोहित सर में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लगातार अच्छी चल रही होगी। हम लगातार आपके अपने YouTube चैनल पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी, ग्रुप डी, ड्राइवर, स्टेनो से जो मैथ पूछी जाती है पेपर में, उससे संबंधित प्रश्न आपके सामने प्रतिदिन लेके आते हैं। किसी दिन 2 वीडियो, किसी दिन 1 वीडियो। 10 से 12-15 क्वेश्चन जो होते हैं, अगर आप इनकी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप यकीनन जब पेपर देने जाएंगे तो आप पाएंगे कि यही प्रश्न या इससे संबंधित प्रश्न आपको पेपर में मिलेंगे। और जो चीजें पेपर में पिछले साल जो पेपर हुआ, उसके पिछले बार पेपर हुआ, जो उसके पिछले बार पेपर हुआ, उससे भी संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं, क्या होता है कि 2022 में जैसे पेपर हुआ तो कुछ चैप्टर नहीं पूछे गए, लेकिन उससे पहले वाले कुछ चैप्टर पूछे गए, उससे पहले वाले में कुछ दूसरा चैप्टर पूछा गया। तो सभी को मिला करके जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं या जो प्रश्न पूछे गए हैं वो आपके सामने हम प्रतिदिन लेके आते हैं। इसलिए इनको पढ़ना जरूरी है, इनको सॉल्व करना जरूरी है, ताकि आपके मैथ में ही एक ऐसा सब्जेक्ट है, मैथ और हिंदी आपकी अच्छी होगी तो आप पूरे में पूरे नंबर ला सकते हैं। उसके बाद में 25-25 और इंग्लिश जिसकी अच्छी होती है उसको इंग्लिश, जिसका जो सब्जेक्ट अच्छा होता है उसमें पूरे नंबर लाया जा सकता है। लेकिन जो मैथ सब्जेक्ट होता है उसमें कोई वो नहीं होता, अगर आपका सोल्यूशन है तो आपको पूरे नंबर मिल जाते हैं। इसलिए तरीका पता होना चाहिए और समय कम लगना चाहिए हमारे पेपर में, क्योंकि मैथ में अगर आपने समय बचा लिया तो बाकी पेपर आपका अच्छा हो जाता है। इसलिए आप पहले वीडियो से ही, जितने वीडियो अभी तक लगातार चले आ रहे हैं, सारे वीडियो जरूर देखें, क्योंकि अगर पहले वीडियो से आप देखना शुरू करेंगे तो आप पाएंगे कि 5 वीडियो के बाद में जो प्रश्न आपको मिलते जाएंगे वो आपको आसान लगते जाएंगे, क्योंकि उन 5 वीडियो में कुछ ना कुछ चीजें अलग से बताई जाती हैं। ऐसे ही हम प्रश्न जो बताते हैं उससे संबंधित तरीका भी बता देते हैं कि आपको जो दूसरा प्रश्न बने वो प्रश्न आपका जल्दी से सॉल्व हो सके। इसलिए आप चैनल पर यदि नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी ना किया करें, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो पड़े वो आपको आपके पास नोटिफिकेशन पहले से पहले मिल जाए। इसलिए क्योंकि जब नोटिफिकेशन ही नहीं मिलेगा तो आपको समझ में कैसे आएगा कि ये वीडियो पड़ चुका है और आप पीछे हो जाएंगे किसी दूसरे से। अगला चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न ये है, कह रहा है कि साइन थीटा बराबर 3/√34 34, कॉस थीटा बराबर दे रखा है 5/√34। तो 1 + tan थीटा, सॉरी यहां पे सब जगह थीटा होगा, यहां पे थीटा होगा, यहां पे थीटा होगा, यहां पे tan थीटा होगा और यहां पे cot थीटा होगा का मान ज्ञात करें, ये बताना है। एक काम कर सकते हैं हम, देखिए साइन थीटा बटे cos थीटा बराबर होता है tan थीटा, यही तो होता है। तो साइन थीटा बराबर साइन थीटा बटे cos थीटा बराबर होता है tan थीटा। अगर यहां से हमें ये मिल जाए, tan थीटा का मान मिल जाए, तो यहाँ पे रख देंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, यहां से साइन थीटा cos थीटा लिखा है यहाँ पे 3/√34, पूरे में बटे आ जाएगा 5/√34। ये 34 से 34, क्योंकि पास का पास से मल्टीप्लाई, दूर का दूर से मल्टीप्लाई, ये कट जाता है तो बराबर बचता है 3/5। तो cos थीटा साइन थीटा ये आ जाएगा tan थीटा, cot थीटा बराबर क्या आ जाएगा, cos थीटा बटे साइन थीटा, तो ये उल्टा हो जाएगा 5/3 आ जाएगा। ये हमारे पास दोनों चीज मिल गई। अब इस पे रख देंगे, जैसे इस पे रखेंगे 1 + tan थीटा दे रखा है 3/5 बटे 1 - 5 इसको सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे इसका आंसर आ जाएगा। अब तो यहां पर हमें मिल गया कि साइन थीटा बटे cos थीटा बराबर tan थीटा होता है। अगर ये चीज ना हुई होती, कौशिक थीटा या सेक थीटा कुछ पूछ लेता, तो वहां पे हमें समस्या आ जाती, वहां पे प्रश्न हमारा थोड़ा सा कठिन हो जाता। अब इस प्रश्न को एक दूसरा तरीका समझ लेते हैं। उस प्रश्न से सारे प्रश्न इस तरह के अगर आ जाते हैं तो आपके हल हो जाएंगे। लेकिन इस प्रश्न को हल करने के लिए साइन थीटा बटे cos थीटा मिल गया था, इसलिए हमें आसान लगा। अगर ये दूसरा कुछ पूछ लेता तो आपको ये प्रश्न कठिन हो जाता। लेकिन जो हम तरीका दूसरा बताने जा रहे हैं उस तरीके से करेंगे तो आपको दूसरा जो भी प्रश्न आएगा वो सरल लगने लगेगा। कैसे, एक ट्रायंगल बना हुआ है ए बी सी, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। अब cos थीटा बराबर होता है आधार बटे, यहां से किसी कोई समस्या नहीं होगी। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण मतलब 3/√34, यहां से 5/√34, यहां तक किसी कोई समस्या नहीं है।
अब कर्ण 34 दोनों में है तो 34 कर्ण हो गया, और ये लंब हो गया 3, आधार हो गया 5। ठीक है, अब tan थीटा अगर निकालते तो लंब बटे आधार होता 3/5 आ जाता, जिससे कि पहले बता चुके हम। cos थीटा cot थीटा होता तो 5/3 हो जाता। वहीं पे sin थीटा बराबर ये है तो cosec थीटा बराबर हो जाता √34/3। तो जो भी प्रश्न पूछा जा सकता था उस पर अप्लाई कर देते, आपका मान आ जाता। ये चीज अगर आपको पता हो जाती, ये चीज रखना आ जाता, तो आप किसी भी प्रश्न का आंसर हल कर सकते हैं। इसके जगह में कौशिक, यहाँ पे कौशिक होता, सेक होता, कुछ भी होता, आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते थे। अगर वैसे सॉल्व करते तो थोड़ा सा कठिन हो जाता। अगला प्रश्न, कह रहा है वो बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसमें से वो एक कोई संख्या है, मान लीजिए ये कोई संख्या है, अगर इस संख्या से भाग दें, इस संख्या से भाग दें तो ये पूरी कट जाए और शेष फल 5 बचे। कोई संख्या एक रही होगी, हमने ये एक छोटी संख्या मतलब बड़ी से बड़ी संख्या रही होगी, इससे इसको भाग दिया तो कटने के बाद 5 शेष फल बची। इसका मतलब ये संख्या क्या रही होगी, 150 रही, तभी तो शेषफल 5 बचा। यहां पर इस वाली संख्या से अगर भाग देते हैं तो शेषफल क्या बचा, 10। तो इसका मतलब ये वाली संख्या क्या रही होगी, 250 रही होगी। यहां तक किसी कोई समस्या नहीं। अब अगर इस वाली संख्या में अगर भाग देंगे उससे तो ये संख्या क्या रही होगी, 15 घटा देंगे, कितना जाएगा, 300। अब वो संख्या कौन सी बड़ी से बड़ी हो सकती है जो 150, 250, 300 को काट दे। 25 भी है, लेकिन बड़ी से बड़ी बतानी है तो कौन सी हो जाएगी, 50। खत्म आंसर। यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं है, 50 यहां तक खत्म आंसर। अगला प्रश्न, देखिए ABC एक समबाहु त्रिभुज है, ABC एक समबाहु त्रिभुज है और PQR क्रमशः AB BC AC भुजाओं के मध्य बिंदु है। त्रिभुज की भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। त्रिभुज की भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समझिएगा, देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 a²। किसका होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। अगर समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई पूछा है, h पूछा है अगर, तो √3/2 a होता है, √3/2 a होता है। ये चीज नोट कर लीजिए। अब समझिएगा, यहां से इस प्रश्न को समझिएगा। कह रहा है कि एक त्रिभुज है, एक ये त्रिभुज है, क्या है, A B C, इसका मध्य बिंदु P, इसका मध्य बिंदु Q, इसका मध्य बिंदु R, मध्य बिंदु है। इससे एक त्रिभुज बनाया गया, क्या बना, PQR। इसका मतलब ये हो गया कि मध्य बिंदु, इसका मतलब ये है कि जो अगर ये पूरा 1 2 3 4 में है, 4 भागों में बढ़ गया, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, चारों भाग बराबर आ गए। इसका मतलब ये कितना है, ये वाला कितना है, 1/4 भाग है, पूरे में से 1/4 भाग है। अब समझिएगा, यदि इसकी एक भुजा, ये भुजा दे रखी है 4 सेंटीमीटर, तो इसका एरिया हो जाएगा √3/4 इंटू 4 इंटू 4। मतलब किसी कोई समस्या नहीं है। तो 4 से 4 कट गया, बराबर आ गया √3/4 इंटू √3। अब इसका एरिया बताना है, किसका एरिया बताना है, इस वाले का एरिया बताना है। तो पूरे में से कट जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, √3 आ जाएगा। खत्म, √3 आ जाएगा। 4/4 कर देंगे, 4 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, √3 आंसर आ जाएगा। खत्म। अगला प्रश्न, बढ़िया प्रश्न है। एक चुनाव में जितने भी मत पड़े, एक चुनाव हुआ, जितने भी मत पड़े, समझिएगा, एक चुनाव हुआ, यहां पे मान लीजिए कुल मत थे, यहां पे 100 मत पड़े। यहां इस चुनाव में कुल 100 मत पड़े, हमने मान लिया। कुल एक चुनाव है, उसमें 100 मत पड़े। उस 100 मतों में से 20% अवैध हो गए, 20% मत अवैध हो गए। इसका मतलब देखिए, एक चुनाव हुआ, मत पेटी हुई, उसमें 100% हम कह रहे सारे लोग, 100 लोगों ने उस मतदान पेटी में मतदान किया। उसके बाद में देखा गया, देखते नहीं कि 2 बार दबा दिया या 2 जगह साइन कर दिया या 2 जगह वोट डाल दिया, तो कुछ मत अवैध हो गए। ये अवैध हो जाते हैं, इनकी काउंटिंग नहीं होती है।
कुछ मत अवैध हो गए। तो अवैध कितने हुए? 20% मत अवैध हो गए। तो 100 का 20% मतलब 20 होता है। 20 अगर अवैध हो गए तो बचे कितने? 80। कितने बचे? 80। यहां तक किसी कोई समस्या नहीं है। अब समझिएगा, अब 80 में से, इस 80 में से दो प्रत्याशी खड़े हुए थे। एक प्रत्याशी ये रहा होगा, एक प्रत्याशी ये रहा होगा। दो प्रत्याशी थे। जीतने वाले प्रत्याशी को ये देखिए आ गया, वैध मतों का 60% मत प्राप्त हुआ। तो अब यहाँ पे एक काम करते हैं आप लोग, कुछ लोग गलती करते हैं या ऐसी चीजें करते हैं, आप अपनी सहूलियत के हिसाब से करते हैं, लेकिन चीजों को थोड़ा सा अपडेट करना सीखिए। आप क्या करते हैं, 80 का 60% निकाला बटे 100 किया, 0 से 0 कट गया। आप क्या करते, 48, एक को 48%, 48 अंक, वो 48 वोट मिले, 60% मत प्राप्त हुए। किसको? जीतने वाले को। जीतने वाले को, ये जीतने वाला हो गया, ये हारने वाला हो गया। तो हमने देखा 80 में से 48 इसको मिल गया, तो बचे कितने? 2, और ये बचा 7, 32 इसको मिले। अब आप क्या करते हैं, इससे इसको घटाते हैं। फिर उसके बाद में कितने का रहे? इतने मतों से चुनाव हार गया, इतने मतों से चुनाव सॉरी जीत गया। तो कितने मतों से जीता? 32, 8, 40 और 8, 16, 16 बराबर आ गया कितना? 28, 288 00। ये करते हैं। फिर एक बराबर क्या करते हैं? 288 अपॉन 100। तो कुल मतों की संख्या इंटू 100। ठीक है, एक बार गया, फिर 12, 12 ठीक 12 कितना आ गया? सॉरी 1,80,000। इसका मतलब टोटल मतों की संख्या थी इतनी थी। ये ऐसे निकालेंगे। लेकिन यहाँ पे कैलकुलेशन बढ़ाने से अच्छा एक चीज समझ लीजिए, इन चीजों को जानना जरूरी है। आप ये बताइए, अभी इसके बाद में एक और तरीका हम आपको बताएंगे। देखिए, इसमें से जो जीतने वाला प्रत्याशी था उसको अगर 60% मिले, परसेंट की बात हो रही है, 80 की बात नहीं हो रही है। 80 में से 80 को हम पूरा 100% मान लेते हैं। इसको 60% मिले तो हारने वाले को कितने मिले होंगे? 40% मिले होंगे। तो कितने परसेंट से जीत गया? 20% से जीत गया। कितने परसेंट जीत गया? 20% से जीत गया। 20% से जीत गया। 20% कितना होता है? 1/5। तो 1/5 80 का 1/5 कितना हो जाएगा? 16 मतों से जीत गया। क्वेश्चन में कितने मतों से जीता? 288 कट जाएगा, 18 आ जाएगा, एक बराबर आ जाएगा 1800 के। तो यहां से 1800 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, टोटल आ जाएगा 1,80,000। खत्म, इस प्रश्न का खत्म आंसर। ये चीजें हैं, ऐसे आपको प्रश्न को सॉल्व करना है। अब एक तरीका और है, एक तरीका, ये चीजें समझ में आ गई होंगी। एक तरीका इसका और है, क्या है? देखिए, हम करें मतों की संख्या, इस सब ये प्रश्न जो हम बताने जा रहे हैं इसमें सिर्फ आप ये निकाल सकते हैं कि इतने मत पड़े थे, इतने मत पड़े थे। अवैध नहीं निकाल सकते हैं, इसके बाद में ये नहीं निकाल सकते, हटा दिए कि ये सब नहीं निकाल सकते। आपको अगर ये पूछा है कि कितने मत पड़े, तो इस प्रश्न इस तरह से सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। एक्स मत पड़े, उसमें से 20% अवैध हो गए। तो 20% होता है 1/5। तो 5 में से एक अवैध हो गए, तो वैध मत कितने बचे? 4/5। कितने बचे? वैध मत कितने बचे? 4/5। ठीक है, और जो जीतने वाला प्रत्याशी था उसको 60% मिले, तो हारने वाले को कितने मिले होंगे? 40% मिले होंगे। तो जीता कितने परसेंट वोट से? 20% वोट से। तो कितना? 20%, 1/5। तो कितने जीत गया ये? 28800। ठीक है, अब यहां से देखिए काट दिया, 4 7 28, 7200 आ गया। एक्स बराबर आ जाएगा 25, 5 5 25, 0 0, ये तो हो गया 25, 25 दूनी 50, 5 5 7 175 और 180। खत्म, ये आपका प्रश्न आ गया। खत्म, यहां तक किसी को समझ नहीं, ये आपका आंसर आ गया। आप इस तरह से भी प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न, जो चीज समझ में ना आया करे आप लोग कमेंट के माध्यम से बता दिया करें, तो दूसरे वाले में, या आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से, हमारे टेलीग्राम ग्रुप से। तो आप उस प्रश्न को एक स्क्रीनशॉट लेकर के भेज सकते हैं, उसका सोल्यूशन दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, या हमारा जो दूसरा वीडियो आएगा उसमें दोबारा से समझाने की कोशिश करेंगे। अगला प्रश्न देखिए, आप लोग फिर कह रहे हैं इन प्रश्नों में थोड़ा सा आप धैर्यपूर्वक अगर प्रश्न पूरा पढ़ते हैं फिर सॉल्व करते हैं तो प्रश्न आसान हो जाता है। अगर आप हर चीजों को लेकर के चलेंगे तो चीजें थोड़ा सा कठिन हो जाती हैं, सरल नहीं हो पाती है। एक सोफा सेट का अंकित मूल्य, मतलब एमपी दे रखा है, मार्क प्राइस दे रखा है 800।
सॉरी 1800, कितना दे रखा है 1800। लागत मूल्य से जो लागत मूल्य से 20% अधिक है, जो हमारी लागत मूल्य थी, जो हमारी वस्तु थी, इस वस्तु की जो लागत मूल्य थी हमने उसमें अंकित कर दिया 20% अधिक। तो अब क्या करेंगे आप, 20% अधिक अंकित कर दिया, इसका मतलब पहले यहां पे निकालेंगे कि लागत मूल्य क्या रही होगी, ठीक है, लागत मूल्य क्या रही होगी उसको निकालेंगे, फिर उसको 5% डिस्काउंट में बेचेंगे तो पता चलेगा कितने रुपए में बेचा या कितने रुपए में बेचने के बाद हानि हुई या लाभ हुई। ये सब निकालते रहेंगे तो प्रश्न कठिन हो जाएगा। लेकिन जो हमने तरीका बताया, अगर उस तरह से प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो आपको 1800 की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। देखिए कह रहा है लागत मूल्य हमारी ये थी और हमने इसमें अंकित कर दिया कितना 20% अधिक, तो 20% होता है 1/5, 5 रुपए की वस्तु हमने अंकित कर दिया कितना 6। अब उसमें डिस्काउंट दे दिया, तो डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, मार्क प्राइस पे दिया जाता है, अंकित मूल्य पर दिया जाता है, एमपी पे दिया जाता है। तो दिया उसने कितने में 5% डिस्काउंट पे, तो 20 रुपए की वस्तु उसने कितने दे दिया 19 रुपए में। 5% 1/20 होता है, तो 20 रुपए की वस्तु उसने कितने में दे दिया 19 में, 1 रुपए का डिस्काउंट के साथ। तो यहां से ये 6 था, यहां पर भी 6 कर लेते हैं, ये 20 है तो यहां पर भी 20 कर लेते हैं। अब कुछ कट रहा हो तो काट दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। 20 पंचे 100, 120, 114। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? ये बताइए 100 से अब क्या करा है, उसे लाभ प्रतिशत बताइए। तो लाभ किस पे होता है, सीपी पे होता है। तो 100 रुपया सीपी था और उसने एसपी कितना हो जाए 14, कितना परसेंट की 14, सीधा 14% की प्रॉफिट हो गई। तब 100 से 114 हो गई, 14/100 गुणे 100, 100 से 100 कट जाएगा ना। इतना थोड़ा सा दिमाग में लगाया करिए, आप अपनी कैलकुलेशन बढ़ाएंगे, माइंड में बढ़ाएंगे तो आपका प्रश्न जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। तो 14% आपका आंसर आ गया। देखिए 1800 की कहीं जरूरत हमको नहीं पड़ी। अब आप क्या करते, 120 बराबर 1800 के, फिर एक बराबर रखते, फिर 14 एक इसमें मल्टीप्लाई करते, फिर इसमें मल्टीप्लाई करते, फिर इसका अंतर निकालते, बटे ये करते, फिर आंसर निकालते, कठिन हो जाता। अगला प्रश्न, देखिए यदि 2 अंकों वाली प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल, 2 अंकों वाली प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल 2028 है, 2 अंकों की प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल 2028 है, कितना 2028 है। तो हमने कहा संख्या और उनका एचसीएफ दे रखा 13, तो वो संख्या क्या हो जाएंगी 13x और 13, ये संख्या हो जाएगी 13x और 13y। क्यों? क्योंकि एचसीएफ कॉमन था, इन संख्याओं का 13 कॉमन था, इसके अलावा कोई कॉमन होता तो 13 में और आ जाता, तो वो संख्या रहे होंगे 13x और 13y। अब इसके बाद में इनका गुणनखंड दे रखा है 2028, इसका गुणनफल कितना दे रखा है 2028। तो काट दीजिए, 7 बचा 13, 65 हो गया, और 65 और कितना था 70 था, ये 65 और मतलब 7 बचा 6 आ गया, ठीक है। अब यहां से फिर कट जाएगा, एक्स वाई बराबर आ जाएगा 12। जब एक्स वाई बराबर आ गया 12, तो इसके एक फैक्टर हो सकते हैं, या तो एक्स का मान 1 होगा या तो एक्स का वाई का मान 12 होगा, तब ये 12 हो जाएगा, या तो एक्स का मान 3 मानेंगे और वाई का मान 4 मानेंगे। अब इसको इस तरफ ले जाएं या इसको इस तरफ ले जाएं, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। शादी हो रही है, दूल्हा दुल्हन की मतलब दुल्हन इधर बैठी है, दूल्हा इधर बैठा है, तो भी उसी की दुल्हन है, उसी का दूल्हा है। और अगर दूल्हा इधर चला जाता है, दुल्हन इधर चली जाती है, तो भी उसी की दुल्हन है, उसी का दूल्हा है। वो कहीं बाहर नहीं जाता, जब तक कोई बीच में नहीं बैठेगा तब तक वो अलग नहीं होंगे, समझिएगा। अब यहां से अगर ये वाला मान रखते हैं, अब हमें क्या बताना है कि 2 अंकों वाली प्राकृतिक संख्या है, कौन सी 2 अंकों वाली प्राकृतिक संख्या थी, अंक संख्या का 13x और 13y, ठीक है। अगर यहां से 13x को 13 गुणे 1 तो चलो ठीक हो जाएगा, अगर 12 से 13 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 अंकों वाली संख्या हो जाएगी, 3 अंकों वाली संख्या हो जाएगी। इसका मतलब हम क्या मान रखेंगे 3 और 4 रखेंगे, इसका मतलब क्या मान रखेंगे 3 और 4 रखेंगे, तो 13 चौको 52 और 13 चौको सॉरी 13 3 39, 13 चौको 52, 39 52 ऑप्शन में है। ये पहला प्रश्न आपका खत्म। आगे बढ़ते हैं, देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, अच्छा प्रश्न है। पहले 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, इसका योग हो जाएगा n+1/2। तो 20
गुणे 21/2 कितना जाएगा 210 खत्म। इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न 8 नंबर, अच्छा प्रश्न है ये भी। एक व्यक्ति ने अपने बाग में, सॉरी बैग नहीं, बाग में पौधे, बैग में थोड़ी लगाएगा, बाग हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाग में। एक व्यक्ति अपने बाग में 2425 पौधे इस प्रकार लगाता है कि देखिए कुछ पंक्ति रही होंगी, ऐसे कुछ पंक्ति रही होंगी, ठीक है। इन पंक्तियों में कुछ कहां तक रही होंगी अभी पता चल जाएगा। इन पंक्तियों में बराबर बराबर पेड़ लगाने हैं, किसी में कम ज्यादा नहीं होनी चाहिए। हमें पेड़ कितने लगाने हैं 2025, तो सबसे अच्छा 20 से 25 किसका स्क्वायर है 45 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है 45 का स्क्वायर है। देखिए 2025 किसका स्क्वायर है 45 का स्क्वायर है। जब 45 का स्क्वायर है इसका मतलब यही आंसर हो जाएगा। सभी में 45 पेड़ लगाएंगे, सभी में 45 पेड़ लगाएंगे तो ये इतनी संख्या हो जाएंगे बराबर, खत्म। अगला प्रश्न देखिए, अच्छा प्रश्न है, पेपर में पूछा जाता है, कभी भेड़ के रूप में, कभी पास के रूप में, कभी फेल के रूप में, ये ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। और इन प्रश्नों को अगर आप एलिगेशन से सॉल्व करेंगे तो ज्यादा आसान हो जाएगा। कह रहा एक छात्र परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर देने पर 4 अंक प्राप्त करता है। अगर एक परीक्षा है, एक प्रश्न है, पहला प्रश्न है, मान लीजिए कोई भी प्रश्न है, उसमें अगर वो सही प्रश्न करता है उसको 4 अंक मिलते हैं, लेकिन अगर दूसरा प्रश्न गलत कर देता है तो उसको 2 अंक कट जाते हैं, माइनस हो जाते हैं। देखिए गलत उत्तर देने पर 2 अंक कट जाते हैं, 2 अंक कट जाते हैं। वह कुल 40 प्रश्न के उत्तर देता है और 100 अंक प्राप्त करता है। हम कह रहे हैं ये बताइए, एक छात्र परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर देने के लिए 4 अंक प्राप्त करता है, तो अगर 40 प्रश्न टोटल हैं, 40 प्रश्न टोटल हैं, तो अगर सभी गलत देता है तो 40 दूनी 80, अगर सभी सही करता है तो 4 चौको 16, 4 चौको 16। अब आप ये बताइए टोटल अंक कितने प्राप्त करता है 100 अंक प्राप्त करता है। इसमें एलिगेशन लगा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर का आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि उसने कितने प्रश्नों को गलत उत्तर दिया। इसका आंसर आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में बताना है। जल्दी जल्दी सभी लोग बताएंगे, क्योंकि इस प्रश्न का इसके पहले वीडियो हमने ऐसा ही प्रश्न आपको दिया था, उस बताया भी था। इसका आंसर आपको बताना है। चलिए पता तो चले कि इस प्रश्न तक आप पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे हैं, कि आप स्किप करके भाग रहे हैं। अगला प्रश्न, दो संख्याओं का योग 137 है। देखिए दो संख्याओं का योग x प्लस वाई बराबर दे रखा है 137 और उनका अंतर x माइनस वाई बराबर दे रखा है 43, ये दे रखा है। दोनों संख्याएं क्या हैं? जब भी आपको x का मान पूछा है तो दोनों को जोड़ दो, ऐसा दे रखा है तो दोनों को जोड़ दो। 137 प्लस 7 3 10 और 4 3 7 1 8, 190/2 कर दो, ये आ जाएगा x का मान 90। अगर y पूछा है तो दोनों को घटा दो, 7 पे 3 गए 4 और यहाँ पे 9/2। कोई दिक्कत? ये 4 आ गया, ये बार कितना हो गया 3 9 4 13, 94/2, ये कितना आ जाएगा 2 चौक 8 2 7 14, 90 और 47, 90 और 47, ये आपको प्रश्न आ जाएगा। जब आपको ऐसा प्रश्न पूछा है तो x का मान अगर निकालना है तो दोनों को जोड़ दो, 2 से भाग दे दो। अगर उनका y का मान निकालना है दोनों को घटा दो, 2 से भाग दे दो। अगला प्रश्न, एक व्यक्ति अपनी पूंजी का 1/4 भाग अपने लड़के को और लड़के को 1/4 भाग, पत्नी को 1/3 भाग तथा अपने पुत्री को 1/8 भाग दे दिया। अब उसके पास कितना पैसा बचा? इस प्रश्न का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि बटे में जो संख्या लिखी है 4 3 और 8, उनका एलसीएम ले लीजिए। हमने कहा उनका दोनों का एलसीएम ले लिया 24। हमने मान लिया कि उनकी कुल राशि रही होगी 24। 24 में से, इस 24 में से 1/4 भाग अपने लड़के को, तो 4 छंग 24, 6 लड़के को दे दिया, ठीक है। 1/3 भाग अपनी लड़की को, तो 8 भाग लड़की को दे दिया, पत्नी को। और 1/8 भाग मतलब 3 कितना दे दिया पुत्री को, तो कितना दे दिया 8 6 14 और 14 3 17।
17 भाग उन्होंने दे दिया वापस, तो बचा कितना? 3 और 4 3 7, 7/24, 7/24 भाग उनके पास शेष बचा। यही आपका आंसर। यहां तक किसी कोई समस्या नहीं। अगला प्रश्न, वैसे ये खत्म। ये प्रश्न आज के वीडियो में 11 प्रश्न हुए हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें ताकि सारे वीडियो आपको मिलते रहें, आपके प्रश्न अच्छे हो जाए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप सी और ग्रुप डी में प्रश्न ऐसे ही पूछे जाते हैं और इतने ही सरल पूछे जाते हैं। किसी किसी वीडियो में कठिन कठिन भी हर तरीके के आपको प्रश्न देते हैं, सरल से लेकर के कठिन तक, और पेपर में ऐसे ही प्रश्न ही आते हैं। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी ना किया करें। वीडियो को अंत तक देखने के बाद यदि मेरा तरीका अच्छा लगता है या मुझसे बताया हुआ चीजें आपको समझ में आती हैं तो वीडियो को लाइक भी किया करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें। धन्यवाद।